नमस्कार साथियों। तो आज मैं बताऊंगा कि हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जो जेम्स प्रिंसेस थे उनका कितना नाम है, उनका कितना योगदान जो है हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रहा है। तो इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। एक समय था जब 1837 की बात है। 1837 में पहली बार ये पता चलता है कि हमारे देश में एक महान सम्राट हुए थे जिन्हें सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता था। उससे पहले 1837 से पहले जो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास था, जो मौर्यकालीन इतिहास था, गुप्तकालीन इतिहास का था, इनके बारे में कोई भी पता नहीं था। केवल केवल और केवल दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इसके बारे में ही हम लोग जानते थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानते थे। जो सिक्के हुआ करते थे, कई जगह पुराने सिक्के मिलते थे, तो वो भी उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी कि ये किस राजवंश के सिक्के हैं, किस राजा के सिक्के हैं, किस काल में ये बनाए गए हैं और किसने ये बनाए हैं। तो इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन सबसे पहले 1837 में आकर ये पता चलता है कि हमारे देश में महान महान से महान राजा हुए हैं और सम्राट अशोक का जिक्र उसके बाद मिलता है। इससे पहले कोई भी हिस्ट्री में इनका जिक्र नहीं था। तो आज मैं बात करूंगा उस खोजकर्ता की जिन्होंने ये खोजा था, इस चीज का पता लगाया था कि हमारे देश में भी इससे पहले, दिल्ली सल्तनत से पहले भी था कोई, मोहम्मद गौरी से भी पहले कोई आदमी था, कोई सम्राट हुआ करता था। तो उन्होंने पहली बार ये बताया था। तो उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप उनका नाम था, जो कि ब्रिटेन से थे। अब इनके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में जेम्स प्रिंसेप का नाम तो आप लोगों ने, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उन्होंने सुना होगा कि इन्होंने ही खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि की डिकोड करके इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ और हमारे हिंदुस्तानी समाज के सामने वो चीज आती है। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, वो उनका जन्म 1700, इनका जो जन्म है वो होता 1799। 1799 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिकोड करके जो है वो अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था। आपको पता है, जो अशोक के लेख थे, अशोक के जो शिलालेख थे, वो कई प्रकार की लिपियों में थे। जैसे हिंदुस्तान में था वो खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि में था, सॉरी। जो पाकिस्तान में था वो खरोष्टी लिपि में था। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइड लिपि और ग्रीक लिपि। जो अफगानिस्तान में था वो अरमाइड लिपि में था और जो ग्रीक में था वो ग्रीक लिपि में था। तो जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि की बात की जाए तो वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही इसको डिकोड किया था। तो जब प्लासी का युद्ध होता है, जब प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। उसके बाद जो अंग्रेज थे वो भी हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत रुचि रखते थे, क्योंकि उनको जो यहाँ से चीजें मिलती थी, जो मुद्राएं मिलती थी और कुछ ऐसी चीजें मिलती थी, उनके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं हुआ करती थी और ना ही यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी जानकारी हुआ करती थी। जैसे अशोक स्तंभ जो थे वो तो पहले से थे, आपको पता है, वो तो ईसा पूर्व से थे, लेकिन उसको ना तो पढ़ा जा सका था ना ही समझा जा सका था। जगह जगह पे स्तंभ थे, गुफा लेख थे, शिलालेख थे, दीवार लेख थे, दीवार पे जो होता भित्ति लेख, इस प्रकार के जो लेख थे इनको कोई भी नहीं पढ़ सका था। तो
1757 के बाद इन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने काम करना शुरू कर दिया, भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। वो जब वो शुरू करते हैं तो उस समय की बात है, तो कोई भी उन्हें पता नहीं चल रहा था। यहां से जो चीजें ले जाते थे अपने ब्रिटेन इंग्लैंड ले जाते थे, तो वहां पर भी इन चीजों का वो उन चीजों को डिकोड नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच में एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है 1799 में। 1799 में जेम्स प्रिंसेस का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो ये गरीबी से कोसों दूर था, गरीबी से कोसों दूर था, क्योंकि इसका जो फादर था, जेम्स प्रिंसेस के जो पिता थे, वो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊंचे पद पर थे और वो भारत में भी रह चुके थे। उसके बाद वो जाते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन की संसद में उन्हें शामिल किया जाता है, जॉर्ज प्रिंसेप को। उनका नाम था जॉर्ज प्रिंसेप। तो वहां पे उनको संसद में शामिल किया जाता है। उसके बाद जब रिटायर होते हैं, उसके बाद उनका जेम्स प्रिंसेस का जन्म होता है। तो जन्म के समय वो काफी रॉयल फैमिली के थे, रिच फैमिली के थे जेम्स प्रिंसेप। और आगे उनके जो जेम्स प्रिंसेप थे, वो कोई आर्कियोलॉजिकल नहीं बनना चाहते थे, वो कोई खोज करता नहीं बनना चाहते थे। उनकी रुचि जो थी वो आर्किटेक्चर में थी, कई बिल्डिंग के नक्शे बनाना और कई स्थानों के नक्शे बनाना, इनमें उनकी रुचि थी। लेकिन बचपन में एक बीमारी के कारण उनकी आंख की रोशनी जो है, वो एक आंख की रोशनी कम हो जाती है। धीरे धीरे उनका इलाज चलता है और इलाज के बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, उस आंख की रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन जब आंख की रोशनी वापस आ जाती है, तब वो जो समय था उनके पढ़ने लिखने का, वो गुजर चुका था। उसके बाद होता क्या है, प्लासी की लड़ाई के बाद जो अंग्रेज थे, उन्होंने जो खजुराहो के मंदिर है और इलोरा की गुफाएं हैं और मदुरई के जो खंडर है, मदुरई के खंडर, इलोरा की गुफाएं और खजुराहो पे उन पर उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया था कि इन पे जो लिखा है ये क्या लिखा है, इस प्रकार के उन्होंने, और सिक्कों को इकट्ठा, कई प्रकार के सिक्कों को इकट्ठा किया था अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप के पिता, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी पकड़ थी, तो उन्होंने अपने बेटे को जॉब दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए उनको हिंदुस्तान भेजते हैं। और पहली बार 15 सितंबर वो भेजते हैं। कब? जेम्स प्रिंसेप हिंदुस्तान में। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है कि जेम्स प्रिंसेप, बड़े लेवल के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जेम्स प्रिंसेप जो थे वो पहली बार भारत कब आए थे। तो जेम्स प्रिंसेप भारत आए थे 15 सितंबर 1819 को आए थे। 15 सितंबर 1819 को वो भारत आए थे अपने भाइयों के साथ वो 15 सितंबर 1819 को भारत आते हैं और भारत में आकर कलकत्ता में आते हैं। सबसे पहले वो कहां आते हैं? कलकत्ता में आते हैं और उन्हें एक टकसाल में नौकरी का काम मिल जाता है। टकसाल में, मैं आपको बता दूं, टकसाल होता है जो सिक्के होते थे, सिक्कों की बनाई और गुड़ाई और उनके जो मॉडल होते हैं, उन पे काम करना, वो टकसाल में उनको एक काम मिल जाता है। और जब टकसाल में उनको काम मिलता है तो उनके जो सीनियर थे उनके जो सीनियर थे एच एच बिल्सन उनके जो थे वो सीनियर थे। उनके अंडर वो काम करना उन्होंने शुरू किया टकसाल में। और टकसाल में वो काम करते करते उनको वहां पर टकसाल में ही उनको काम करते करते लगभग काफी समय व्यतीत हो गया। लेकिन इसी बीच उन्होंने जो एच एस विल्सन थे, ये बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले संस्कृत से ऋग्वेद, विष्णु पुराण और मेघदूत कालिदास की रचना है मेघदूत, उसका संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद इन्होंने सबसे पहले किया था। इन्होंने सबसे पहले एच एस विल्सन ने किया था।
ऋग्वेद का और विष्णु पुराण और मेघदूत जो कालिदास की रचना है उसका संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले H.S. विल्सन ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद की बात करूं तो उसके बाद जब इसके अंडर ये काम करना शुरू करते हैं तो यहां से 1820 में 1820 में 1 साल तक ये काम करते हैं कोलकाता में। 1820 में कोलकाता से इनकी ट्रांसफर हो जाती है। जेम्स प्रिंसेप की बात कर रहा हूं तो जेम्स प्रिंसेप की ट्रांसफर हो जाती है वाराणसी में। और वाराणसी में जब ये जाते हैं वाराणसी में इनकी ट्रांसफर होती है और यहां पर लगभग ये 10 सालों तक काम करते हैं। फिर वाराणसी में 10 सालों तक ये काम करते हैं, 10 सालों तक ये वहां पर काम करते हैं। और वाराणसी मिन्स में इनकी जो है वो ट्रांसफर हुई थी। वाराणसी बनारस मिन्स में इनकी ट्रांसफर हुई थी और वहां पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इतनी लगन से इन्होंने काम करना शुरू किया कि ये रात दिन काम करते थे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं कोई खोजकर्ता बनूंगा, ये तो केवल सिक्कों की परख और सिक्कों की जो डिकोड करने का काम था उस पे काम कर रहे थे। तो लेकिन अनजाने में जब ये ना चाहते हुए भी इन्होंने वो काम कर दिया जो हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। हम हिंदुस्तानियों के लिए वो एक गर्व की बात है कि हमारे जो पुराना इतिहास था वो सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था। उसके बाद की बात करता हूं मैं तो 10 साल तक इन्होंने यहां पर काम किया और रात दिन तक ये मेहनत करते रहे। फिर विश्वनाथ मंदिर का इन्होंने नक्शा बनाया था। ये आर्किटेक्चर मैंने बताया, ये आर्किटेक्चर में भी रुचि रखते थे और विश्वनाथ जो मंदिर है उसका भी नक्शा इन्होंने बनाया था। विश्वनाथ का जो स्ट्रक्चर का नक्शा था वो ही इन्होंने बनाया था। अभी पिछले साल की बात है, हिंदुस्तान सरकार ने ब्रिटेन से उस नक्शे को वास्तु के लिए हिंदुस्तान बुलाया था। उस नक्शे को नक्शा हिंदुस्तान ले आए थे वास्तु के लिए, क्योंकि वास्तु की किस जगह कौन सी चीज रखनी है इसीलिए उस नक्शे को हिंदुस्तान लाए थे हमारी हिंदुस्तान सरकार। पिछले साल की बात है। खैर आगे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो उसके बाद जो 1800 सबसे पहले जो 1830 में 1830 में ये लगभग इन्होंने क्या कर दिया उस नक्शे को बनाते हैं। और 1830 और 34 के बीच में ये बनारस स्टेट इंडिया सीरीज ऑफ ड्राइंग इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बनारस स्टेट इंडिया सीरीज ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और उसमें ये लिखा था कि मैं सबसे पहले उस कोड के नजदीक पहुंच गया था। और उसके बाद इन्होंने जो है वो इलाहाबाद का इन्हें जो स्तंभ है इलाहाबाद का स्तंभ इलाहाबाद का जो स्तंभ है वो मिलता है। लेकिन उस भाषा को पढ़ा नहीं जा सका था, उस भाषा की जो लिपि थी वो नहीं पढ़ी जा सकी थी और वो लिपि ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन इसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल था। फिर होता क्या है, उसके बाद एक और स्तंभ मिलता है बिहार के एक बेतिया जिले में मिलता है। बिहार के बेतिया जिले में फिर उन्हें एक स्तंभ मिलता है और एक स्तंभ इन्हें दिल्ली में मिलता है। लेकिन उनको फिर भी पढ़ा नहीं जा सका था। लेकिन इन्होंने उन तीनों स्तंभों का जो निचोड़ है वो निकाला था और अपनी जो उनकी पुस्तक है इंडिया सीरीज ऑफ ड्राइंग, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि तीनों स्तंभों की जो लिपि है उसको मैंने डिकोड तो नहीं कर पाया, लेकिन उसको देखने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो लिखावट है, अक्षरों की लिखावट है वो लगभग एक जैसी है तीन स्तंभों की। इसका मतलब ये था कि ये जो लिखा है ये एक ही आदमी के द्वारा लिखाया गया था, तो चाहे वो जो भी होगा लेकिन एक ही आदमी ने लिखाया होगा। उसके बाद पहली बार 1837 में एक्सपर्ट के साथ उन्होंने संस्कृत भाषा जो संस्कृत का एक्सपर्ट थे उनके साथ मिलकर
उन्होंने एक्सपर्ट के साथ मिलकर उन्होंने इन तीन सितंबों पर उन्होंने काम करना, उनकी लिपि पर काम करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले 1837 में उन्होंने एडवर्ड स्मिथ एडवर्ड स्मिथ ने उन्हें सांची के स्तूप के बारे में पहली बार 1837 में बताया। जो सांची का स्तूप है उनके बारे में एडवर्ड स्मिथ ने उनको पहली बार ये बताया। और जो सांची के स्तूप की जो बाहर की रेलिंग थी, उनकी जो बाहर जो रेलिंग थी उसके कुछ साक्षर और कुछ जो लिपि थी उसको जो है वो जेम्स प्रिंसेस को वो भेजते हैं कि इस प्रकार का कोई स्तूप है, और वो क्या है, लिखा क्या है ये कोई पता नहीं। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो भी एक काफी ऊंचे खोज करता थे, तो उन्होंने एडवर्ड स्मिथ ने इनको पहली बार 1837 में कुछ जो है वो साक्षर भेजे कि इस प्रकार के जो लिपि है इसको आप डिकोड कीजिए। अब क्या था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उस रेलिंग के टुकड़ों को उन्होंने डिकोड करना शुरू कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले जो डिकोड किया था वो था दानव। वहां से एक शब्द को उन्होंने डिकोड किया था, वो था दानव शब्द उन्होंने सबसे पहले डिकोड किया था। उसके बाद उन्होंने 1838 में एशियाई सोसाइटी ऑफ इंडियन को बंगाल को उन्होंने ये बताया था कि देव नाम प्रियदर्शी कोई राजा था, उसी के द्वारा ये लेख लिखाए गए हैं। अब ये पता नहीं चल रहा था कि ये देवनाम प्रिय कौन है। काफी खोज करने के बाद देवनाम प्रिय का कोई भी पता नहीं चल रहा था। तो पहली बार एक जगह उन्होंने, राजस्थान में एक जगह है, वहां पर पहली बार उन्होंने देखा कि देवनाम, वहां पर लिखा था मैं प्रियदर्शी देवनाम सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का जिक्र सबसे पहले वहां देखने को मिलता है। फिर पता चले अरे भैया ये तो अशोक ने ही लिखाया है कि कोई सम्राट अशोक था जो कि चंद्रगुप्त का पोता था, और उसी ने ये सारे स्तंभ जो हैं वो लिखाए हैं। उसके बाद श्रीलंका का जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक जॉर्ज टर्नर ने पहली बार ये बताया था। जॉर्ज टर्नर ने बताया, बौद्ध ग्रंथ को पढ़ने के बाद उन्होंने ये बताया था कि वहां पर लिखा था कि अशोक, लेकिन अशोक के बारे में उतना नहीं जानते थे। प्रिय नाम देवदर्शी प्रियदर्शी, इस प्रकार का उन्होंने डिकोड करके अशोक के बारे में पता लगाते हैं जॉर्ज टर्नर। और उसके बाद क्या था, फिर जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने 1838 में ये घोषित कर दिया कि जहां जहां भाई ये जो स्तंभ हैं जहां पर देव नाम प्रियदर्शी लिखा है वो सारे अशोक के स्तंभ हैं। और वहां पर फिर उनकी जो वंशावली वो भी देखने को मिलती है, जो उनके युद्ध के वृतांत थे वो भी देखने को मिलते हैं। तो कुल 4 भाषाओं में, 4 लिपियों में जो है वो स्तंभ पर लिखाए गए थे। हिंदुस्तान में ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि और ग्रीक में ग्रीक लिपि। और सबसे दूर के जो लेख हैं वो ग्रीक में मिलते हैं। सबसे दूर का लेख जो है वो ग्रीक में मिलता है। इससे ये पता चलता है कि सम्राट अशोक का राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। तो ये जानकारी थी जेम्स प्रिंसेप की, जो मैंने आपको दी है, और इनका कितना योगदान रहा है हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। तो साथियों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारी जो जानकारी है वो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। साथियों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।